जिसमें देखिएगा द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो जो अलग अलग स्टेप्स हैं इनको कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखिएगा। पहला है स्टेप इंजेशन। इंजेशन में क्या है, द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड माउथ। तो ह्यूमन बींग्स में इंजेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं माउथ। इंजेशन का मतलब क्या है कि फूड को बॉडी के अंदर रखना, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं इंजेशन। तो ये पहला स्टेप हो गया कि जो फूड है वो माउथ के थ्रू इंजेस्ट करा जाता है। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में देखिए फर्स्ट पॉइंट है वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। दिस फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। तो हम अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितना भी ये फूड है इसकी प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से हो फूड की कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर डिवाइड होकर वो कुछ ऐसे हो जाए कि वो एक ही जैसे दिखाई देने लगे, एक ही टेक्सचर के हो जाए, ठीक है। चाहे हमने दाल खाई, रोटी खाई, चावल खाए, कुछ भी खाया, तो वो सब मिक्स होकर वो एक जैसा ही, एक तरीके के ही, एक टाइप के ही मॉलिक्यूल्स बन जाए। तो वो जो कहानी है वो कहाँ स्टार्ट होती है, वो हमारे माउथ में स्टार्ट होती है, फ्रॉम क्रशिंग ऑफ द फूड विद अवर टीथ। पहले सबसे पहले जो फूड है उसको ना टीथ से, दांतों से क्रश किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करा जाता है। तो डाइजेशन का मतलब ये है कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना। डिवाइड करते हैं तो फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये पहला स्टेप है। सबसे पहले तो इंजेस्ट करना, फिर डाइजेशन का पहला स्टेप है क्रशिंग ऑफ द फूड इन अवर माउथ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। क्योंकि कैनाल की जो इंटरनल लाइनिंग है, कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसके थ्रू फूड अंदर पास होता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो फूड जो है, फूड को थोड़ा सा गीला करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब वो जो फूड को वेट किया जाता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, दिस लिक्विड इज कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो है लिक्विड जो है वो लिक्विड सलाइवा कहलाता है, जो हमारे माउथ में सिक्रीट होता है। उसको सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो उसको लिक्विड को सिक्रीट करती है, और वो जो लिक्विड है वो जब फूड में मिक्स होता है तो फूड थोड़ा 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 वो लिक्विफाई होने लगता है, मतलब थोड़ा गीला होने लगता है, ठीक है। गीला इसलिए करा जाता है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फूड इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है डाइजेशन का। फूड इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. तो अगर इसको एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब करना चाहे फूड को, तो वो और भी छोटा, सिर्फ इतना नहीं कि आपने दांतों से उसको क्रश कर दिया, क्रश कर करके छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिवाइड कर दिया, हम कहेंगे नहीं, उससे भी छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाए ताकि उसको एलिमेंट्री कैनाल ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगे। तो वो जो है वो किसके हेल्प से होगा, हम ये कहेंगे कि सबसे पहले सलाइवा ने, वो दांतों ने उसको क्रश करा, सलाइवा ने उसको वेट करा ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सके। उसको और छोटा तोड़ने के लिए जो है उस पर कुछ एंजाइम्स भी काम करेंगे जो उसको और छोटा फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखिएगा, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. तो क्या होता है, the saliva contains an enzyme called salivary amylase. सलाइवा जो है उसमें एक एंजाइम होता है, उसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोल देते हैं, that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे हम ये कहते हैं कि हमने चावल खाए तो चावल में स्टार्च होता है, हमने पोटैटो खाया, पोटैटो में स्टार्च होता है, हमने रोटी खाई उसमें भी स्टार्च होता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया स्टार्च। तो स्टार्च को छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड करने का काम जो है वो एक एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, वो करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया गया कि उसको छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड करने का काम एक एंजाइम करता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. तो फूड को बहुत ज़्यादा जब च्यू करा जाता है और सलाइवा से वेट किया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज से और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करा जाता है,
फिर उसको जो अच्छे तरीके से मिक्स करने का जो काम है वो मस्कुलर टंग की हेल्प से होता है, क्योंकि मस्कुलर टंग जो है वो उसको फूड को गोल 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 जो है ट्विस्ट करती रहती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. अगर आपको कहीं पर जाने की, कहीं घर से निकलने की बहुत ज़्यादा जल्दी है और आपको कोई कहे कि नहीं फटाफट खाना खा लो, आपसे खाया नहीं जाएगा, या अगर आप ज़बरदस्ती खाएंगे भी तो आप मुंह के अंदर भर लेंगे उसको और फिर के चलो धीरे धीरे मैं च्यू करता रहूँगा। तो इतनी भी कोशिश कर लीजिए, आप बड़ा अगर कोई फूड का पार्टिकल है, बड़ी रोटी है, बड़ी ब्रेड है ना, कोई भी बड़ी चीज़ है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको सीधा किसी भी तरीके से आप उसको स्टमक तक पहुंचा दें। उसको पहले पूरे के पूरे प्रोसेस से पास होना ही पड़ेगा। हाँ, उस प्रोसेस को थोड़ा बहुत आप ऐसे फास्ट कर सकते हैं कि आप जल्दी चबाना शुरू करें, फिर जल्दी उसको स्वेलो करें। तो जितना जल्दी आप उसको करेंगे वो काम आप माउथ का तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो उतना ही स्पीड से चलेगा जितनी स्पीड से उसको चलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा जो इसोफेगस है उसको फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप जो है वो मसल्स का बना होता है, और वो जो मसल्स हैं मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंड करती हैं। रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कैसे करती है? सोचिएगा कि आपके पास कोई एक टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट की पूरी ट्यूब होती है, तो उस ट्यूब को पीछे से प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि वो आगे से थोड़ा सा फूल जाती है और फिर धीरे से वो आगे से पेस्ट निकलता है। तो वही चीज़ है, वो काम आप अपने हाथ की हेल्प से कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप पीछे से उसको क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और आगे से वो एक्सपेंड हो रही है, और फिर आगे का नोज़ल बहुत छोटा है, उस छोटा से नोज़ल में से फिर धीरे धीरे टूथपेस्ट बाहर निकल रहा है। तो ये जो तरीका है, इसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फूड पाइप को भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करा जा सकता है। फिर वो धीरे धीरे ही जाएगा, जब ज़रूरत होगी, जब आगे जगह बनेगी तभी। और जगह कब बनेगी? जब आगे का फूड जो है वो स्टमक तक पहुंच जाएगा। जब स्टमक वाला फूड प्रोसेस होकर आगे पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तब वो ऊपर का रास्ता खुलेगा। तो इसी वजह से जब हम बहुत ज़्यादा कभी खा लेते हैं तो हमारे यहाँ तक जलन होने लगती है। यहाँ तक जलन इसी वजह से हो रही है कि भाई पूरा फूड पाइप आपने ब्लॉक कर रखा है, इतना खा रखा है आपने। तो कई बार लोग कह भी देते हैं मैंने गले तक खा रखा है, मेरे को और भूख नहीं लगी है, ठीक है। तो वो इसी वजह से कह देते हैं कि गले तक खा रखा है, मतलब कि भाई अभी मेरा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, मैं कैसे खा लूँ इतना और, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि फूड जो है वो एक रेगुलेटेड मैनर में ही नीचे स्टमक तक जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने गाजर खाई, ठट से आवाज़ आएगी गई जी गाजर अंदर गई, मैंने रोटी खाई तो रोटी के गिरने की धीरे से आवाज़ आ रही है। ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे फूड गिर रहा है। आपने फूड खाया तो आपको आवाज़ नहीं आ रही है, आपने पानी पिया तो कभी आती है पानी की गिरने की आवाज़ आ रही है, पेट में गया धीरे शांति हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ही जाएगा, उसका एक रेगुलेटेड मैनर है, ठीक है। तुम्हारा समर ब्रेक कब से है? समर ब्रेक कब से है? मतलब जून में नहीं है और मई में नहीं है, मतलब एक दो दिन में गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है एक दो दिन से। मुझे लग रहा है कि जैसे जून चल रहा हो, ऐसा लग रहा है कि जल्दी छुट्टी हो जानी चाहिए इस बार। ऑर्डर खत्म करते हैं, चलो डीएम के ऑर्डर पर तो शायद कर देंगे। सर 9 to 12 तो वैसे भी नहीं होता। चला गया, हाँ 9 to 12 तो वैसे भी नहीं नहीं होता। पर इस बार है डीपीएस में बता रहे बच्चे 25 में से 7 जुलाई तक उसकी वजह से हाँ आप लोगों को तो जल्दी बुला दें। थोड़ा जैसे घर से आते हैं ना, अब आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब बाहर निकल के आँख भी नहीं खुल रही ढंग से। भाई कैप वैप लगा कर आया करो, कभी तबीयत खराब हो जाए। 2 दिन तो मैं परेशान हो गया, अभी भी नाक ना बंद सी है, अजीब सा है कुछ। मुझे पता नहीं गर्मियों में जुकाम भी होता है, सर्दियों में तो समझ में आता है। तो the lining of canal, it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward.
दीज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट, ठीक है, ऑल अलोंग द गट मतलब पूरा जो पाइप है जो स्टमक तक पहुंच रहा है वहाँ तक पूरे में रेगुलेटेड मैनर में ही फूड जाएगा, मतलब धीरे 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 फूड नीचे जाएगा, ठीक है, और वो भी जो जाएगा उसका हमें पता नहीं लगेगा कि वो किस तरह से नीचे नीचे जा रहा है। अच्छा, फूड का जो जाना होता है माउथ से और स्टमक तक जो फूड जाता है उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। फूड का जो मूवमेंट है उसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. Mouth से the food is taken to the stomach. Mouth से stomach तक जो food जाता है उसको कहा जाता है, उस पूरे पाइप को food pipe या फिर esophagus कहते हैं। The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. Stomach जो है वो एक बड़ा ऑर्गन है, लार्ज ऑर्गन है, जब उसके अंदर फूड एंटर करता है तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड करता है। तुम्हें पता ही है, खाना खाते हैं तो हमारा पेट वैसे ही फूल जाता है, ठीक है। तो द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। जो मस्कुलर वॉल्स हैं स्टमक की वो हेल्प करती हैं। मस्कुलर वॉल्स जितनी भी पूरा का पूरा जो स्टमक है उसकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं उसमें से ना कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। डाइजेशन का मतलब फिर आप समझ लीजिएगा कि आपने जो भी फूड पार्टिकल खाया है उसको इतने छोटे पार्ट में मतलब तोड़ देना है, इतने छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है कि वो पानी के अंदर जैसे ग्लूकोज का जो पाउडर है वो घुल जाता है ना, और पता भी नहीं चलता है, पानी का कलर एक जैसा हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए पानी में ग्लूकोज आपने मिला रखा है और उसको आपने खूब थोरोली मिक्स कर दिया, तो आप उसको देख कर बता नहीं सकते कि ये इधर तो ग्लूकोज है, इधर पानी है, इधर क्लियर वाटर है, इधर ग्लूकोज कुछ ज़्यादा है, ऐसे नहीं बता सकते, थॉरोली मिक्स हो जाता है। तो फूड भी हम ये चाहते हैं, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो टारगेट है वो यही है कि फूड इतना थॉरोली मिक्सअप हो जाए ब्लड में कि पता भी ना चले कि कहाँ फूड है कहाँ ब्लड है। ब्लड में फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स होते हैं और फूड के कौन कौन से पार्टिकल्स फूड में से कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं, न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जितने भी विटामिन हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे आयंस में टूटकर और ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। कैसे अभी समझेंगे इसी को। अब है द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus. तो जो वॉल्स होती हैं स्टमक की वॉल्स में से जो अलग अलग तरीके के जो जूसेस सीक्रेट होते हैं, यानी कि जूसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई जूस नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या काम करता है, वो फूड को आपने दांतों से तोड़ा, आपकी जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम मौजूद था, सलाइवरी एमाइलेज वो मौजूद था, तो उससे आपने उससे जो है फूड और छोटे पार्टिकल में डिवाइड हुआ, स्टार्च और टूट गया, स्टार्च ग्लूकोज में डिवाइड हो गया, हमको उसे और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो और छोटे पार्टिकल्स में कब डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा स्टमक में पहुंचने के बाद। तो स्टमक में क्या होगा, स्टमक में 3 तरीके के जूसेस सीक्रेट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको और छोटा करता है और बारीक करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद में एक होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। आप एक लिमिट तक अगर चने हैं, छोले हैं या राजमा है, आपको कई बार घर पर मम्मी पापा की तो उतनी एज नहीं होगी, ज़्यादातर दादा दादी बताते होंगे कि भाई रात के टाइम पर चने नहीं खाने चाहिए या छोले या राजमा नहीं खाना चाहिए, हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए। वो इस वजह से बोलते हैं ये जो इनमें प्रोटीन होता है, जो चने हैं या राजमा या छोले, इनमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा डाइजेशन में टाइम लेता है। तो रात में कहीं पेट में ना दर्द होने लगे, इस वजह से ये बोल देते हैं कि भाई रात में आपको ये वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ब्रेकफास्ट में खा लो, लंच में खा लो। तो उसके लिए पूरा टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है, लंबा टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है जिसमें बॉडी जगी हुई रहती है, अवेक रहती है। तो उसमें होता क्या है कि जब स्टमक में पहुंच जाता है फूड, तो स्टमक में 3 तरीके के जूसेस और प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक म्यूकस और एक होता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटीन वाली जो भी चीज़ पहुंची है बॉडी के अंदर, उसके ऊपर ना म्यूकस की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, म्यूकस फैल जाता है और फैलने के बाद में फिर उस पर पेप्सिन काम करता है, पेप्सिन फिर उसको तोड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम
कोई ऐसी चीज़ है जिस पर डायरेक्टली आग लगी नहीं सकती, हमको उस पर आग लगानी है, तो उस पर आग लगाने के लिए क्या करेंगे कि हम उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर डिपॉजिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर पानी है, पानी पर आग तो नहीं लग सकती, ठीक है, क्योंकि दोनों का नेचर ही बिल्कुल अपोजिट है। तो उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। ऑयल उसके ऊपर और वो डिपॉजिट करना ऐसा नहीं है कि आपने ऑयल डालकर और फिर हाथ से फैलाना है, ऑयल की प्रॉपर्टी है, फैल जाता है। ऑयल को आपने डाल दिया पानी के ऊपर, पानी के ऊपर ऑयल डालेंगे तो ऑयल की पूरी एक लेयर जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। माचिस से आग लगा दीजिए, आग लग जाएगी ऑयल पर, उस पर आग नहीं लगेगी पानी पर, लेकिन इतना जरूर है कि नीचे वाला जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। तो वही काम म्यूकस करता है। म्यूकस एक पूरा का पूरा फैल जाता है, उसके ऊपर प्रोटीन वाली जो भी चीज़ आपने खाई है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर जितना भी टूटी और पहुंची स्टमक तक, उसके ऊपर म्यूकस फैल जाता है। और म्यूकस ही वो प्लेटफॉर्म बनता है जिस पर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन काम कर सके। और पेप्सिन जो है, पेप्सिन फिर जब म्यूकस के साथ मिक्स हो जाता है प्रोटीन, तब पेप्सिन उसको तोड़ पाता है, यानी कि और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर पाता है, ठीक है। तो सेल्स के एनलार्जमेंट में, सेल्स के डेवलपमेंट में, बॉडी की ग्रोथ में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब देखिएगा, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम बना देता है, और एसिडिक मीडियम जब बन जाता है तो उस पर जो एंजाइम पेप्सिन है वो ढंग से काम कर पाता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। वी हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, दस म्यूकस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एसिडिटी। हमने कई बार ये भी सुना है, जो एडल्ट्स में जनरली ये सुना है, बच्चों में ये चीज़ें नहीं पता चलती क्योंकि बच्चे खेलते कूदते बहुत है, बहुत फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उनका ज़्यादातर जो भी वो फूड वूड खाते हैं आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। एडल्ट्स में चलना फिरना थोड़ा कम हो जाता है, तो उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई हमने खाना खाया है तो हमें बड़ा हैवी लग रहा है, हमको खट्टी डकारें आ रही हैं, तो वो एसिडिटी की शिकायत करते हैं। तो एसिडिटी की शिकायत इसी वजह से करते हैं कि जो म्यूकस है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो म्यूकस जो है वो क्या करता है, वो स्टमक के अंदर वाली जो वॉल है उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर अंदर वाली वॉल्स को जलाता नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड, तो एसिड की क्या नेचर है, जलाने की नेचर है। इस वजह से म्यूकस प्रोटेक्शन देता है एसिडिटी के अगेंस्ट। आगे चलेंगे, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल which releases it in small amounts into the small intestine. From the stomach, the food now enters the small intestine. तो स्टमक से जो एग्जिट का जो पाथ होता है स्टमक से बाहर, जैसे इसोफेगस है, तो इसोफेगस से फूड बाहर निकला और इसोफेगस से बाहर निकल कर कहाँ पहुँचा, स्टमक में पहुँचा। अब स्टमक में से फूड बाहर निकलेगा, स्टमक में से फूड बाहर निकल कर कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। तो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के लिए जो जंक्शन है, जो बीच का जो पाथ है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल स्मॉल अमाउंट में, थोड़ा अमाउंट में फूड को रिलीज़ करता है, थोड़े अमाउंट में फूड को भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये नहीं कि एक साथ फूड भेज दिया तो उस पर लोड पड़ गया एकदम से, थोड़ा भेजता है। तो द एक्सिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल which releases it in small amounts into the small intestine. From the stomach, the food now enters the small intestine. स्टमक से निकलकर फूड जो है फिर कहाँ एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए 1 मिनट वेट करिए, आगे का भी करते हैं 1 मिनट में।
चलिए जी आगे चलते हैं। फिर है कि अब फूड जो है वो स्फिंक्टर मसल के थ्रू स्टमक में से निकलकर उस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। उसके बाद देखिए दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। तो ये जो है ये छोटे सी जगह पर ही फिटेड है। और कैसे फिटेड है बहुत लंबा, लेकिन उसको एक्सटेंसिव कॉइलिंग कर रखी है, मतलब ऐसे 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 उसको घुमाकर लगा रखा है उसको। हेलो हेलो, हाँ अभिषेक, गुड आफ्टरनून। हाँ जी जी। कल तो नहीं है, परसों, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। फिजिक्स के लिए था। हाँ हाँ परसों आ जाओ, परसों ठीक है, चलो ओके। व्हाट्सएप कर दूँगा F702 F7। हाँ ऐसे ही है, बाकी मैंने जो नंबर आपको भेज दिया था बात कर लेना, पर आप ऐसे ही है यहाँ तक सेम डे ही होती है, पूछ लेना। तो एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है, उसको ऐसे 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 भगवान ने फिट कर रखा है बॉडी के अंदर ऐसे कि वो बहुत छोटी जगह में और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी फिटेड होती है। और उसमें आप ये देखिए कि इसमें ना जैसे अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को मानते हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन को मानते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको स्मॉल और इसको लार्ज इस वजह से बोला जाता है कि इसका जो रेडियस है वो छोटा होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका रेडियस बड़ा है, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। अब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको फिट इस तरीके से करना होता है, ऐसे इस तरीके से फिट होती है बॉडी। आपने जो ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो डायग्राम होता है उसमें देखा भी होगा, एक पार्ट ऐसे ऐसे घुमा हुआ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, उसके बाद this is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. तो फूड पर डिपेंड करता है और अलग अलग एनिमल्स में ये अलग अलग लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. तो herbivores जो होते हैं, जो सिर्फ ग्रास या ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन थिंग्स ही खाते हैं, जो प्लांट्स ही खाते हैं, तो दे हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है, ताकि जो सेल्यूलोज है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत बड़ी होती है। और फिर है मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंड्स कार्निवोरस एनिमल्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर है, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. तो जो carbohydrates हैं, proteins हैं और fats हैं, तो उनकी जो complete digestion की site है, यानी कि complete digestion carbohydrates का, proteins का और fats का, वो कहाँ पर जाकर होता है? small intestine में जाकर पूरी तरीके से वो digest हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है इट रिसीव सिक्रीशंस ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। तो उनके पास लिवर से और पेनक्रियाज से सिक्रीशंस पहुँचते हैं। सिक्रीशंस का मतलब लिवर कोई चीज़ सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज कोई चीज़ सिक्रीट करती है। किस चीज़ के लिए सिक्रीट करती है? ताकि वहाँ तक
जो है डाइजेशन के लिए ज़रूरी जो एंजाइम्स हैं वो पहुँचे और वो बहुत ज़्यादा इतना छोटा डाइजेशन हो जाए, मतलब फूड जो है इतने छोटे पार्टिकल्स में हो जाए कि वो ब्लड में मिक्स हो जाए। तो अब देखिएगा, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलीन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स फूड पर तभी काम करेंगे जब फूड एसिडिक नहीं होगा, जब फूड जो है वो न्यूट्रल होगा। अच्छा, कोई भी एसिडिक कंपाउंड है, कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है, उसको न्यूट्रल कैसे करा जाता है, उसमें ना थोड़ा सा बेस मिक्स कर दिया जाता है। एसिड की जस्ट अपोजिट जो सब्सटेंस होता है, जस्ट अपोजिट जो सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड बेस। तो बेस जब इसमें मिक्स हो जाएगा तो वो अपने आप ही न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर एसिड पड़ा हुआ है, ज़मीन पर एसिड पड़ गया, या मान लीजिए हमारे हाथ पर, पैर पर कहीं पर भी एसिड गिर गया, तो अगर उसको न्यूट्रल करना है तो ऐसा नहीं है कि पानी से आपने मुंह पर एसिड लग गया, आपने मुंह को पानी से धोना शुरू करा, ठीक है, और आप सोच रहे हैं जलन कम नहीं हो रही है, क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, इसको कितना पानी डालूँ, कितना पानी डालूँ। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा बड़े आराम से मिल जाता है, टूथपेस्ट में होता है। ठीक है, जो बर्तन धोने का जो साबुन होता है उसमें कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको आपको मैश करना है, मैश करके और अपना जहाँ पर भी आँख के पास लग गया, चेहरे पर कहीं पर भी लग गया, वहाँ लगा लो, तो तुरंत जलन खत्म हो जाती है और ना एसिड बर्न्स होते हैं। तो जो भी लोग हैं जो एसिड की फैक्ट्री में काम करते हैं या बैटरी की फैक्ट्री में काम करते हैं, वो पूरा एक बॉयलर सूट पहनते हैं। उस सूट में क्या होता है कि अगर कहीं पर भी शरीर पर अगर वो गिरेगा तो वो उनके सूट पर गिरेगा, और वो सूट जो है वो एसिड रेसिस्ट करने वाला होता है, एसिड रेसिस्टेंट होता है, कि उससे उनकी स्किन बची रहेगी। फिर भी अगर बाई चांस, ऐसा तो नहीं है कि चेहरे पर ही उसको चिपका लिया किसी चीज़ को, चेहरे पर अगर गलती से कोई छींट वगैरह गिर गई तो उनकी पॉकेट में हमेशा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की ट्यूब रहती है, वो ट्यूब निकाल कर तुरंत यहाँ लग गया तो लगा लिया, एसिड का निशान ही नहीं पड़ता, वो एकदम से उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब है द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलीन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। तो फूड को एल्कलीन बनाया जाता है, मतलब उसको न्यूट्रल करा जाता है उसमें बेस मिक्स करके। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकॉम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो बाइल जूस जो है वो क्या करता है, वो फैट्स पर भी एक्ट करता है, और साथ में बाइल जूस क्या काम करता है, जो फूड आ रहा है ना स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एसिडिक है, उसको न्यूट्रल भी कर रहा है, उसके अंदर मिक्स होगा। बाइल जूस बेसिक होता है, बेसिक का मतलब एल्कलीन होता है नेचर में, वो जब मिक्स हो जाता है फूड के साथ तो फूड को न्यूट्रल बना देता है। उसके बाद फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है कि गोल गोल सर्कुलर जैसे बबल्स होते हैं, उस तरीके से। तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। तो वो लार्ज गोल गोल जैसे बबल्स होते हैं, बबल्स के जैसे होते हैं। अब वो बबल्स के ऊपर एंजाइम्स ढंग से एक्ट नहीं कर पाते, एंजाइम उस पर एक्ट करेंगे, वो फिसल के इधर निकल जाएगा, कभी इधर निकल जाएगा, तो उस पर ढंग से एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाते फैट्स पर। ठीक है, तो अब फैट्स को किस तरह से डाइजेस्ट करा जाए, तो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल जूस की तरह एक दूसरा भी सब्सटेंस होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, वो जो बड़े बड़े बबल्स हैं उनको छोटे छोटे बबल्स में तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो जब वो बड़े बबल्स छोटे बबल्स में, यानी कि छोटे ग्लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर एंजाइम जो है, एंजाइम्स की थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ती है, एंजाइम्स की पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि एंजाइम्स अब धीरे 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 करके इनको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats। ठीक है, तो जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से, एक तो ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, तो ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ट्रिप्सिन सिक्रीट करते हैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, और लाइपेज प्रोड्यूस करते हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। फैट्स को तोड़ने के लिए, फैट्स को और छोटा ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं वो लाइपेज प्रोड्यूस करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले सलाइवा प्रोड्यूस करता है एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, दूसरा जो आपका स्टमक में प्रोड्यूस होता है वो होता है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन होता है, स्टमक में 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है, स्टमक के अंदर एक लाइनिंग बना देता है,
एक लेयर डिपॉजिट कर देता है जिससे कि स्टमक की इंटरनल वॉल्स जो है वो बची रहती है, नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही उसको जला देगा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो और, एक तो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, एक बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं, और उसके अलावा दो एंजाइम और प्रोड्यूस होती हैं, एक तो लाइपेज प्रोड्यूस होता है और लाइपेज के अलावा एक प्रोड्यूस होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, सर जो स्टमक है वो बर्स्ट हो सकता है? स्टमक बर्स्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ स्टमक में ना छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। क्या होता है कि जब लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उससे हमारे स्टमक को बचाने के लिए अंदर एक ना लेयर डिपॉजिट हो जाती है म्यूकस की, ड्यू टू एनी प्रॉब्लम इन द स्टमक। अगर म्यूकस बनना बंद हो जाए या बनना कम हो जाए तो क्या होता है कि म्यूकस जो है ना वो अब थोड़ा किसी जगह पर म्यूकस डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है स्टमक की इंटरनल वॉल्स में। तो जिस जगह म्यूकस डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है वहाँ पर HCl एक्ट करेगा और स्टमक की उस पोर्शन को, स्टमक के उस पोर्शन को जलाना शुरू कर देगा। जब स्टमक का वो पोर्शन जल जाएगा तो उसमें छोटे छोटे ना होल्स होने लगेंगे, और जब छोटे छोटे होल्स होंगे तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो लीक आउट होने लगेगा, स्टमक से बाहर निकलने लगेगा। तो स्टमक ऐसा नहीं है कि बर्स्ट हो जाए, बर्स्ट या तो ऐसे हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंटली बर्स्ट हो जाए, ठीक है, और वैसे नहीं होगा कि स्टमक किसी वजह से बर्स्ट हो गया। ठीक है, तुम्हारे क्या डिस्कशन यही कर रही है गड़बड़ा? सर मुझसे कुछ तो कह रही थी उस समय, मतलब मेरे काम करती है सर। अच्छा, वो तुम्हारा जो राजनगर रेजिडेंसी है ना सोसाइटी, उसके बराबर वो KW मॉल है बहुत बड़ा, तो उसके बाद SMASH लिखा हुआ, आई लव स्माश, क्या है वो? सर स्मैशर पर है ऐसा थोड़ा बड़ा गेम एरिया है। अच्छा वो है। ये KW की फुल फॉर्म क्या है? KW की फुल फॉर्म क्या है? आज बहुत बड़ा वो आ रखा है, KW का पेपर में आ रखा है। बहुत सारे रेजिडेंट्स ने कुछ कंप्लेंट कर रखी है कि वहाँ का प्लास्टर टूट कर गिर रहा है दीवारों पर, कुछ ख़राब हो गया का कंस्ट्रक्शन। ये पेपर अभी सुबह ही पापा दिखा रहे थे मेरे को, देखो क्या आ रखा है, KW तो बराबर वाली सोसाइटी है। सर साथ में वहाँ पे डिलीशियस और कार वगैरह की शॉप में वो आग भी लगी है रिसेंट। अच्छा, ये इधर VVIP के इस वाले गेट के सामने है, कल परसों रात को। हाँ, यही खड़ी हुई थी F ब्लॉक के आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और धुआं हो रहा था। वो डिलीशियस जहाँ पे था ना, हाँ, वो और उसके साइड में जो कार गैरेज है ना, वो तो अभी ट्रू वैल्यू जो नया बना है नहीं, नहीं वो नहीं, एक कोई और दूसरा है। कार में। वो वॉशिंग के लिए आई गेस। अच्छा, बाकी सब ठीक है? हाँ, शॉर्ट सर्किट हुआ था तो रात की बात है, सैटरडे की रात की बात है। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. तो walls of the small intestine की जो walls हैं, they contain glands which secrete intestinal juice. जो small intestine की जो walls होती हैं उसमें ना glands होते हैं, और वो जो glands हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ और intestinal juices secrete करते हैं। The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids. प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमाइनो एसिड्स जो है वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो आसानी से ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज अगेन ब्लड में मिक्सअप हो जाता है, ग्लूकोज ही हमको एनर्जी देता है। एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट अप हुआ है वो एब्जॉर्ब किस तरह से होता है बॉडी में। तो अगला है थर्ड स्टेप हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, ये है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड जो है उसको इज टेकन अप
बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड को जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, टेकन अप का मतलब क्या है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, कैसे? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, VILLI, विलाई। विलाई क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड पर मैं ऐसे पानी फेंक दूँगा तो ये कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, 2-4 बूंदें इस पर पड़ी रह जाएंगी और फिर ये स्मूथ इतना है कि वो सारा का सारा पानी नीचे गिर जाएगा। अब यही हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ना धागे चिपका देते हैं इसके ऊपर। तो जैसे आप ये देखेंगे जो टॉवल होता है, तो टॉवल में क्या करते हैं, टॉवल में ना सिलाई करी गई होती है, वीविंग करी गई होती है छोटे छोटे धागों की। तो वो जो धागे हैं वो क्या क्या करते हैं, वो एक धागा हुआ तो उस एक पतले से धागे का कुछ सरफेस एरिया हुआ, एक और धागा हुआ वो बिल्कुल उसके बराबर में चिपका रखा, उसका कुछ और सरफेस एरिया, एक और धागा तो और सरफेस एरिया। तो धीरे धीरे अपने बहुत छोटे धागे अगर चिपका दिए यहीं पर, इस पर बोर्ड पर, और फिर उसके बाद हमने पानी फेंका, तो अब पानी नहीं गिरेगा नीचे। क्यों? क्योंकि अब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया और आपने उस पर छोटे छोटे धागे चिपका दिए, तो वो धागे क्या करेंगे, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसे ही मसल्स के छोटे छोटे थ्रेड लाइन प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं विलाई। विलाई का काम क्या होता है कि जो फूड पूरा का पूरा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट अप हो गया है, टूट गया है, उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो विलाई। ठीक है, तो इस तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। देखिएगा, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो इसके अंदर की वॉल है ना, इस पर ऐसे 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 छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको विलाई बोलते हैं। तो इसमें जितना भी फूड है वो फूड सारा इधर एब्जॉर्ब होता है, फूड सारा का सारा इधर एब्जॉर्ब होता है, और इस तरफ क्या होता है, इस तरफ ब्लड वेसल्स हैं, अब वो एब्जॉर्ब हो गया। इतना बारीक हो चुका है, इतना छोटा हो चुका है कि अब इधर एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होकर फिर इधर ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड में मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जैसे मान लीजिए हमसे ये कहा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई या आयरन की कमी हो गई, तो डॉक्टर ये तो बता ही देते हैं कि जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं, जो आयरन रिच फूड्स हैं, आप वो खा लीजिए। ये तो बता ही देते हैं कि वो तो आपको खाना ही है, और साइड बाय साइड वो आपको कुछ कैल्शियम की दवाइयाँ बता देते हैं, कुछ आयरन की दवाइयाँ बता देते हैं कि भाई आपको 10 दिन या 15 दिन तक ये दवाइयाँ खानी है, ताकि वो जो ज़्यादा कमी हुई है वो थोड़ा सा ऑप्टिमम लेवल पर आ जाए, और उसके बाद का जो फुलफिलमेंट है, वो नेचुरल जो फूड्स हैं वो आपका फुलफिलमेंट उससे हो जाए। तो उससे होता क्या है कि आपने अगर कैल्शियम खाया तो एक लंबे प्रोसीजर से आप बच जाएंगे। जैसे कैल्शियम की कमी है और आपको थकान हो रही है, आपके पैरों में, हाथों में, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो अगर बोल दिया कि भाई कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर ने कहा कि दूध पिया करो और फिर कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। अब वो दूध पी रहे हैं आप, उसमें से थोड़ा थोड़ा कैल्शियम निकल रहा है, ठीक है। अब वो कैल्शियम की कमी पूरी होने में लग गया 1 महीने तक क्या आदमी बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा? तो आदमी को पहले खड़ा भी तो करना है कि भाई ये खड़ा हो जाए, अपने काम वाम करने लगे, नहीं तो बेचारा पड़ा ही डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसलिए उसको बोला जाता है कि भाई अब इंस्टेंटली आपको ये 1 हफ्ते की दवाई दे रहे हैं, साइड बाय साइड आप जरा दूध दही वगैरह ये सब कुछ खाया करो, तो थोड़ा शरीर आपका ठीक होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए आपने कैल्शियम की कोई गोली खाई, तो वो कैल्शियम की गोली क्योंकि प्योर उसमें कैल्शियम ही है, तो वो पूरा का पूरा कैल्शियम यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्ब होने के बाद सीधा ब्लड में मिक्सअप होना शुरू होता है, और ब्लड ही वो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है जो किसी भी तरीके के आयंस को जहाँ जहाँ तक चाहिए वहाँ तक पहुँचाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई हड्डी में किसी चीज़ की कमी है, ला भी तरह हाथ खोल कर तेरी हड्डी में फिक्स कर दूँ इसको, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या है कि ब्लड के थ्रू ही पहुँचेगा वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लीवर में कुछ कमी आ गई है तो लीवर खोलना पड़ेगा, भी उसको फिट करना पड़ेगा, कोई मशीन थोड़ी है बॉडी कि खोल कर उसके अंदर इंजन ऑयल डाल दो, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। तो अब आप ये सोचिए, ये तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ, फिर है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि एसिमिलेशन का मतलब है कि जिस चीज़ की जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ तक वो चीज़ पहुँचे, ठीक है। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व्ड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी where it becomes assimilated as part of the cells.
जितने भी डाइजेस्टेड फूड है और डिजॉल्व फूड है वो सारा का सारा वो सब कुछ ब्लड ही कैरी करता है अपने अंदर। कैल्शियम की कमी हुई वो डॉक्टर ने ऐसे देखते ही नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा बेटा ब्लड अपना जो ब्लड चेकअप है वो करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ। तो ब्लड टेस्ट करवाया, फिर ब्लड में देखा हाँ भाई इसमें कैल्शियम के आयंस तो आ ही नहीं रहे। भाई कैल्शियम है ही नहीं बॉडी में, खत्म होने वाले हो तो ठीक है, तो ये गोली खा लो जरा। तो फिर वो आपको गोली खाने के लिए बताते हैं। तो जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की कमी भी है तो वो भी ब्लड से ही पता चलती है। तो ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड, डिजॉल्व फूड, डाइजेस्टेड फूड, डिजॉल्व फूड, जितनी भी चीज़ें सब ब्लड ही कैरी करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स। और वो फिर पार्ट ऑफ द सेल्स, जैसे कि बॉडी के सारे पार्ट हैं वहीं पर जाकर वो एसिमिलेट हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय योर बॉडी इमीडिएटली is stored in the liver in the form of a carbohydrate called glycogen, which can be used as a source of energy as and when required. Glycogen क्या होता है? एक रिजर्व फूड होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए फ़ोन की बैटरी है, फ़ोन की बैटरी लो हो गई और लो होने के बाद में वो 1% 0% होकर बंद ही हो गया, स्विच ऑफ। मतलब भूख लग रही है, बॉडी काम नहीं कर पा रही, एनर्जी नहीं है, भूख लग रही है बहुत देर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी मर ही गया, कि भाई खाना नहीं मिला उसको मर ही गया, बस वो खाना दे दो बस जान बच जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, कम से कम 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे या 1 दिन का कोई विंडो तो हो कि हाँ भाई तो टाइम लग रहा है, यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है, कहीं फंस गया मान लो। अब आप वेजिटेरियन है, कहीं फंस गए, वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड मिल रहा है, तो अगला तो मर ही जाएगा, फिर उसको तो खाना ही नहीं मिला। तो इसलिए भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया बॉडी के अंदर कि एक फूड जो है वो रिजर्व कैटेगरी में स्टोर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो जब कभी आपको बहुत तेज भूख लगती है तो वो ग्लाइकोजन यूटिलाइज होने लगता है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि अब नहीं लग रही भूख, हाँ 2-4 घंटे बाद फिर और ज़बरदस्त तरीके से लगती है, वो अलग बात है। तो तब तक मिल जाना चाहिए खाना। फिर लास्ट देखिएगा इजेशन, the unabsorbed food which is sent to the large intestine where its wall absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. तो बाकी का जो unabsorbed food है वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि वाटर की ज़रूरत होती है बॉडी में, और जितना भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन वाला प्रोसेस था। इतना करिएगा, नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इस वजह से स्टोर करा जाता है कि कभी भी इमरजेंसी की अगर कंडीशन आ गई तो ग्लाइकोजन यूटिलाइज होता है। जब हाई कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन नहीं होती ग्लाइकोजन की, क्योंकि इतनी ही ऊर्जा स्टोर है, जब ग्लाइकोजन कब यूटिलाइज होगा तो जल्दी होता है। और फिर वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, कैंसर सेल्स को डेवलप कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंथ में एक बार फास्ट कर देना चाहिए। फास्टिंग करते हैं तो ग्लाइकोजन जो बचा हुआ है बॉडी का वो यूज़ होता है, तो एक तरह से बॉडी की मतलब क्लिनजिंग होती है उससे जल्दी।